जी नमस्कार। जय माता दी। आ, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। ये वीडियो जैसे कि अभी नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, ये वीडियो है वैष्णो माता के ऊपर है। वैष्णो माता जो वैष्णो देवी जी हैं हमारी, पूजनीय हैं। पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष से लोग आते हैं यात्रा के लिए, और बहुत से लोग विदेशों से भी आते हैं, और काफ़ी मान्यता है। और इस पे मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत बार लोगों ने बोला, लेकिन मैं शायद पहले सोच रहा था कि वहाँ यात्रा पे जाऊँगा तो वहाँ जाके बनाऊँ, लेकिन फिर लगा मुझे लोगों को ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वैष्णो माता की यात्रा जो है कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए। कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो इस पे आज मैं आ रहा हूँ। ये वीडियो जो है, जो नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी वो आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो कि वैष्णो देवी की यात्रा जो है सबसे पहले कब करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा, ये तो 12 महीने चलती है यात्रा, बट आप जब भी आएँ, अगर अप्रैल महीने में आते हो नवरात्रों के दिनों में, और अप्रैल में जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं, तो पहले से प्लान करके आएँ, होटल वगैरह बुक करके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। बाकी दर्शन, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद दर्शन 5-7 घंटे की लाइन में दर्शन हो जाते हैं। लेकिन इसके तरीके हैं थोड़े, इसके पड़ाव हैं। वैष्णो देवी यात्रा, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है कि वैष्णो देवी यात्रा में हमारे को 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बहुत ज़्यादा कड़ी चढ़ाई होती है, और वो उसको अगर आप रेगुलर बीच बीच में रेस्ट करके चलोगे, अगर सिस्टम तरीके से चलोगे, अगर आपको जानकारी होगी, सही तरीके से चलोगे, तो आप थकोगे नहीं, और 4 से 5 घंटे में आप भवन में पहुंच जाओगे। और वहाँ पर जो माता रानी की गुफा है, वहाँ पर लाइन में आप लग सकोगे। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वैष्णो देवी में यात्रा में आप पहली बार आ रहे हो तो कब आना है और कैसे आना है और क्यों, तो वो सभी लोग जानते हैं, फिर भी उस पर भी मैं बात करूँगा। तो कब की बात बोल रहा हूँ, तो नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रश होता है, अप्रैल महीने में खास करके, और उसके बाद अक्टूबर में जो सर्दियों में नवरात्रे आते हैं उनमें बहुत रश होता है। उसके अलावा 31 दिसंबर को बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हालांकि भीड़ तो 12 महीने ही चलती है। वैष्णो देवी में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें 10 से 20 लोग, 20,000 से कम लोग हों। डेली रूटीन में इतने लोग चलते हैं। लेकिन जब ये ऐसे दिन आते हैं, माता रानी के दिन है ये आजकल, माता वैष्णो देवी जी जिनको पूछते हैं लोग नवरात्रों में खास करके, तो नवरात्रों में लोगों की मान्यता है, नवरात्रों में जरूर लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो उससे एक बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। और हालांकि गवर्नमेंट का वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, उस भीड़ को भी वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा की एक टिकट बनती है, पर्ची बनती है फ्री में, वो रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद ही यात्रा ऊपर के लिए छोड़ी जाती है। तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आने का जो सही टाइम है, जनवरी और दिसंबर और जनवरी में बर्फ़ पड़ती है। अगर आप स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हो तो दिसंबर और जनवरी में आओ, बर्फ़ भी देख सकते हो, और बिल्कुल रश नहीं होता है। फरवरी में हल्का हल्का रश होता है, मार्च में भी हल्का रश, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं बच्चों के। लेकिन अप्रैल में नवरात्रा शुरू होते ही रश बढ़ जाता है। उसके बाद स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वो बहुत सारे लोग जो हिमाचल की तरफ कूच करते हैं या कश्मीर आते हैं, तो वो वैष्णो देवी यात्रा आते ही आते हैं। उसके बाद मई महीने में क्लास लगती हैं स्टार्टिंग से, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैष्णो देवी में भी पहाड़ी इलाका है, लेकिन गर्मी रहती है। रात को अच्छा मौसम होता है, दिन में बहुत गर्मी होती है। तो मई जून जुलाई में भी रश थोड़ा पैरेलल से आता है, बहुत कम भी नहीं होता है, लेकिन रश नहीं होता, भीड़ नहीं होती, अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो। अब आने का तरीका मैं बताता हूँ कि आप कोशिश करिए कि जो दूर से आते हैं वो ट्रेन से आओ, कि ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा इसका जो बेस है, तो कटरा में रेलवे स्टेशन है, तो कटरा तक ट्रेन आती है। कुछ जम्मू तक भी आती है ट्रेन। जम्मू से फिर आप बाई बस जाओ, वहाँ टैक्सी टुक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टैंड से बस मिलती हैं। जीवल चौक है, सिटी का मेन चौक है, वहाँ से भी कटरा के लिए बस जाती है। तो बस की टिकट है 50-60 रुपये का रेट है इसका, ज़्यादा कोई मांगता है तो मत दो।
और टैक्सी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ बहुत कम है रास्ता, मुझे लगता नहीं है 1-पौना घंटे का रास्ता है। अगर सही तरीके से गाड़ी चलती है तो पौना घंटा 1 घंटे का रास्ता है वैष्णो देवी। कटरा बेस में पहुँचने के बाद अब वहाँ पर गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट किराए पे लो कमरा। तो नॉर्मल जो है वहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत बनी हैं, लेकिन उतने कमरे इतने अच्छे साफ़ सुथरे नहीं हैं। तो आप छोटा गेस्ट हाउस, किसी भी गेस्ट हाउस में रूम लो। एक्चुअली रेट उसका 800, 900, 1000, 1200 तक है। वो आप रूम देखो, अच्छे रूम लगे तो 1000-1200 से ज़्यादा रूम ना लो। तो वो रात वहाँ पर स्टे करो, आप रेस्ट करो, नहाओ धो। अगले दिन अगर बहुत ज़्यादा लगेज है आपका तो वो लगेज जो है वहाँ जमा करा लो, लेकिन रूम को किराए पे लेके मत जाओ। मतलब उसको जैसे रूम का किराया चल रहा है और सामान रखा लॉक लगा के चल गए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो 1000-1200, 2000 रुपया फालतू ना खर्चो, फिर आपको टेंशन रहेगी जाके वापस जल्दी आना। तो सुबह के टाइम आप निकलो, जहाँ यात्रा करनी है शाम के टाइम निकलो। शाम को भी निकलना है तो 4-5 बजे के बाद निकलो, ताकि 8, 9, 10 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाओ। तो अगर वहाँ पर भी वन में भी जो हमारा श्राइन बोर्ड बना हुआ है, जिसके चेयरमैन अपने अध्यक्ष जो है गवर्नर साहब हैं, गवर्नमेंट का बनाया हुआ ये है, और वहाँ पर इन्हीं का ही खान पान, जो रहना खाना पीना सब जो है श्राइन बोर्ड का ही है। और वहाँ पर लीगल तरीके से मतलब खर्चा जो है उससे ज़्यादा नहीं करवाया जाएगा, सब लीगल है और रेट है उसके फिक्स रेट है। तो वहाँ पर आप जो सिंगल बेड भी ले सकते हो तो बेडरूम भी ले सकते हो, उसके लिए बुकिंग नीचे से भी करवा सकते हो और ऊपर जाके भी। और मैं तो कहूँगा कि आप जो वैष्णो देवी आते हो तो बस स्टैंड के बीच में वहाँ पर पर्ची बनती है, और पर्ची जहाँ पर्ची बनती है आप आधार कार्ड लेके जाओ, पर्ची बनवाओ, वो यात्री पर्ची होती है, उसके बगैर यात्रा नहीं होती है। तो वहाँ बस स्टैंड में एक जो श्राइन बोर्ड का एक वो गेस्ट हाउस भी है, भवन बोलते हैं उसको, उस भवन में जाके आप वहाँ से भी ऊपर के जो रूम या एक सिंगल जैसे बेड लगे, एक हाल में 8-8, 10-10 बेड हैं, सिंगल बेड भी ले सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, तो सिंगल आप अलग से बेडरूम इंडिविजुअल रूम लो। बाकी वहाँ कॉमन बेड जो बेड लगे वहाँ भी आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी, वहाँ निगरानी में होते हो आप, श्राइन बोर्ड के मेंबर होते हैं वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ, कोई डर खतरा नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ है वहाँ चोरी चकारी नहीं है, लूट मार चोरी चकारी नहीं है, इसके लिए आप निश्चित होकर जाओ। बहुत सारे लोग डरते हैं कि वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब है, तो वो कश्मीर बहुत दूर है, जम्मू जो है पंजाब के साथ लगता है, तो यहाँ कोई खतरा नहीं है। हिंदू बेल्ट है पूरी, मोमडन भी बेल्ट है, लेकिन खतरा कोई नहीं है। मिलिटेंसी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कश्मीर में है, वहाँ भी अभी सेफ्टी है, मिलिटेंसी नहीं है, सिक्योर है। हल्की फुल्की खबरें आती रहती है, लेकिन डर खतरा कुछ नहीं है। और टूरिज्म के लिए तो बहुत बढ़िया है, टूरिस्ट को कोई नहीं छेड़ता है। और ये कश्मीर में नहीं है, ये जम्मू में है, ये ध्यान रखो, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित होके आओ, और आपकी ये जो यात्रा होगी ये लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, बहुत ज़बरदस्त आपको इसका एक्सपीरियंस होने वाला है। और वैष्णो देवी जब यात्रा पर्ची लेके जाते हो तो बाणगंगा आती है फर्स्ट, तो वहाँ पर्ची चेक होती है, लेकिन बाणगंगा में भी नीचे आप जाकर नहाना धोना जरूरी नहीं है, आप देख सकते हो उसको। और एक शर्त है, कुछ लोग वहाँ नहाने लगते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि अभी वो इतनी वहाँ पर सफाई नहीं, तो ठीक है, पानी है वहाँ, जल है पवित्र, उसको आप बदन में थोड़ा छिट सकते हो, छींटे दे सकते हो, और आप वहाँ से निकलो। असली चीज़ों मैं बताऊँगा आपको, आप सीढ़ियों के रास्ते मत जाओ। सीढ़ियाँ शॉर्टकट दिखती हैं, लेकिन आप सीढ़ियाँ चलोगे, क्योंकि आप प्लेन में जाओगे चढ़ाई बहुत है, लेकिन आपके जो पाँव के कदम हैं, स्टेप, वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। लेकिन सीढ़ियों में आपके घुटने बार बार फोल्ड होंगे, तो वो आप एक पड़ाव में चढ़ोगे, उसमें बीच में कई जगह मार्केट भी नहीं है। आप ये प्लेन में रोड पे जा रहे हो तो इसमें मार्केट है, रास्ते में खाते पीते जा रहे हो, बैठते जा रहे हो, बेंच लगे हुए हैं, रेस्ट करते हुए जा रहे हो, तो मज़े से। सीढ़ियों में आपको रास्ते में स्टे करने की जगह नहीं मिलेगी, दुकानें नहीं है, बहुत कम दुकानें हैं, भीड़ भड़का बहुत है, लेकिन सीढ़ियों में थक जाओगे, आपके मसल चढ़ जाएंगे और फिर आप आगे यात्रा नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीढ़ियों को अवॉइड करो, सीढ़ी में मत जाओ, ठीक है। सीढ़ियों में कहीं जगह लिखा होता है 400 सीढ़ी, लेकिन आप चढ़ने लगोगे तो ख़त्म नहीं होती, 1000 2-2000 सीढ़ी चढ़ जाओगे, तो वो खड़ी चढ़ाई है, थक जाओगे। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो अर्धकुंवारी की तरफ चले जाते हैं। अर्धकुंवारी की चढ़ाई में आप थक जाओगे, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है,
आदकुआरी से कुछ किलोमीटर पीछे ही शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ इलेक्ट्रिक कार वगैरह लगती हैं, ऑटो भी लगते हैं। वहाँ टिकट आप नीचे से करवा रखी हो, उन ऑटो में भी आप जा सकते हो। तो आदकुआरी में जाने के बजाय आप जो शॉर्टकट रास्ता है आदकुआरी से 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे, तो शॉर्टकट रास्ते में जाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप पैदल भी जाओगे तो बहुत बढ़िया जा सकोगे। उसके बाद शॉर्टकट रास्ता है। अगर बीच में आप थकते हो तो आप घोड़े भी ले सकते हो। घोड़े वगैरह उनके फिक्स रेट होते हैं, उनका कार्ड होते हैं। आपको कोई मतलब ठग नहीं सकता है, आपसे कोई लूट खसूट नहीं कर सकता है। वो पर्ची श्राइन बोर्ड की कटती है और वह 100-150 रुपये लगता है आदकुआरी तक। और घोड़े का अगर पूरा भवन तक घोड़ा लेके जाना चाहते हो तो 500-600 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं है। बुजुर्ग कोई है उसके लिए पालकी भी है, तो पालकी थोड़ी महंगी है। तो घोड़े में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपकी एज 60, 55, 50 तक भी है तो आप आराम से चले जाओगे। थोड़ी सी चढ़ाई दिखेगी आदकुआरी से पीछे, आदकुआरी से भी जो शॉर्टकट रास्ता है उससे भी थोड़ी पीछे थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई है। बाकी बढ़िया है, आप रास्ते में रुकते रुकते जाओ, खाते पीते हुए जाओ और सीढ़ियों से मत जाना। फिर जो शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है भवन के लिए, वहाँ से जाओ, आपको मज़ा आने वाला है। वहाँ रास्ते में बहुत अच्छे कैफेटेरिया हैं और खाते पीते हुए जाओ। और वो रोड जो है उसमें आप मतलब थोड़ी रोड चौड़ी है तो आपको तंगी नहीं होगी। बाकी आदकुआरी वापसी में आप आदकुआरी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जाते समय आदकुआरी के दर्शन करने के बजाय सीधे भवन चले जाओ। भवन में वहाँ लाइन लगती है, लेकिन क्लॉक रूम मतलब बने हुए हैं। आप उन क्लॉक रूम में जाओ, सामान जमा कराओ, आपको पर्ची मिल जाएगी। अगर वहाँ आप रात में पहुँचे हो, स्टे करना है, अगर कहीं रूम नहीं मिला, वहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल है। क्लॉक रूम में जाके आप पर कंबल ब्लैंकेट 100 रुपये आपको लगता है। तो जितने पैसे जमा कराओगे उतने 2 कंबल 3 कंबल आप लेके सिक्योरिटी जमा करा के आप फ्री में कंबल लेके रात को उठ के सो जाओ। हॉल बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं और सुबह कंबल जमा करा के सिक्योरिटी वापस ले सकते हो। क्लॉक रूम में सामान जमा कराओ, मोबाइल जमा कराओ और उसके बाद लाइन में लग जाओ। लाइन में 1-1.5 घंटे में तकरीबन नंबर आ जाता है। और अगर कोई आप फौजी बाजी हो या फौजियों के रिलेटिव में हो तो आप फौजियों की लाइन में भी जा सकते हो। उसके लिए कटरा में भी फौजियों के कैंप है, वहाँ से VIP पर्ची बन जाती है। तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है लाइन में लग के जर्नली भी आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे। वहाँ पर नहाने की सुविधा है। आप सामान को क्लॉक रूम में रखने से पहले टॉवल वगैरह लेके वहाँ नहा लो, स्नान करो। नलके लगे हुए, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। नहाने के बाद आप क्लॉक रूम में सामान रखो, लाइन में लगो, जाके दर्शन करो। दर्शन करके आके आप नहाओ धो, अपना खाना खुना खाओ। और उसके बाद वहाँ से आपको उड़न खटोले, जो देसी भाषा में लिफ्ट वगैरह है, वो मिलती हैं। 150 रुपये की पर्ची है, 150-200 की, और आना जाना उसमें हो जाता है। तो भैरव घाटी के दर्शन आप उस लिफ्ट से जाओ, दर्शन करो और तुरंत उसी टिकट में वापस आप लिफ्ट में बैठ के नीचे आ सकते हो। आधा घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वहाँ अभी रश नहीं भैरव घाटी में। नहीं तो भैरव घाटी में चढ़ाई बहुत है, पैदल मत चले जाना, नहीं तो वो रास्ता बहुत आपको तंग करेगा। उसके बाद वापसी में आप भैरव घाटी के दर्शन करके लिफ्ट से वापस आओ और वहाँ से आप जब चलने लगते हो तो आदकुआरी के रास्ते में जा सकते हो। आदकुआरी जो है एक छोटी सी गुफा है जिसमें माता रानी ने 9 महीने बैठ के तपस्या की। तो ज़्यादा मोटे वगैरह हो, आप शरीर भारी है, तो आदकुआरी की गुफा में ना ही जाओ तो अच्छा है, अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ सफोकेशन बहुत होगी। क्योंकि उसका जो मुंह है अंदर से तो बहुत चौड़ी है, लेकिन स्टार्टिंग में मुंह बहुत टाइट है। तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं तो वो धीरे धीरे निकलते हैं, रश पड़ जाता है। तो आप भी पीछे से चले जाते हो, आगे भी गुफा बंद है और पीछे से भी गुफा बंद हो जाती है, आप बीच में सफोकेशन होगी, परेशान हो जाओगे। तो आप बाहर से भी उसको माथा टेक सकते हो, दर्शन कर सकते हो। अंदर गुफा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप भारी भरकम है या BP की प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो आदकुआरी की गुफा के अंदर बीच में ना ही जाओ। उसके बाद आप नीचे आओ, आराम से आओ, धीरे आओ, सीढ़ियों से ना आओ और ज़्यादा भाग के मत चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतराई है। तो कई लोग दौड़ने लगते हैं तो उनके मसल चलने लगते हैं। तो धीरे धीरे आप 5 घंटे जैसे 6 घंटे लगेंगे आपको। आप नीचे भवन से नीचे कटरा तक पहुंच जाओगे और अपना जो गेस्ट हाउस आपने लिया था वो रूम छोड़ के आए हो, लेकिन उनका फ़ोन नंबर रखो, वापसी उनको फ़ोन कर दो कि हम इतने घंटे में पहुंच रहे हैं जी, रूम रखना है। अगर रूम है उनके पास तो मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि वो भवन के रास्ते, शॉर्टकट वाला रास्ता जो आदकुआरी से पहले भवन में जाते हैं, उसी रास्ते से जब वापस आते हैं तो रास्ते में जो मेन रोड आप कटरा से चढ़े थे,
इस रास्ते से पहले ये बोर्ड लगा होता है कि आप लंगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उस लंगर के चक्कर में वो शॉर्टकट रास्ता वो पकड़ लेते हैं। वो रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में बहुत सारे कैफेटेरिया नहीं है, थक जाओगे। और बहुत दूर लंगर तो बहुत वीआईपी लंगर है वहाँ, लेकिन वो कटरा में नहीं पहुँचाएगा आपका। कटरा से बैक साइड रियासी साइड में रोड है, वो वहाँ पर जाके उतर निकलता है रास्ता। और वो वहाँ से आपको ऑटो वाले जो है 200-300 रुपये ले लेते हैं, 150-200 से नीचे कोई नहीं लेता है। तो इंडिविजुअल ऑटो नहीं चलते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप कटरा से सीधे बाणगंगा आओ, जिस रास्ते से गए थे बाणगंगा से फिर ऑटो पकड़ो। 20 रुपये एक सवारी का इंडिविजुअल, और 40-50 रुपये में इंडिविजुअल पूरा ऑटो करके आप कटरा में पहुंच सकते हो। वहाँ 1-1.5 किलोमीटर कटरा है, तो कटरा में आप स्टे करो, उसके बाद अपनी जो भी जर्नी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत लंबी होगी वीडियो, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं और भी बहुत सारी यात्राओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, देवेंद्र फौजी साहब के नाम से ये चैनल मेरा बना हुआ है। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।